हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है नॉट जस्ट टर्बुलेंस। ठीक है। द अगस्त 4, 2026 इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एयर इंडिया फ्लाइट AI2379 फ्रॉम फुकेट टू दिल्ली with 137 passengers and 8 crew now has 2 tracks। कह रहा है कि 4 अगस्त 2026 को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें वो जो इंसिडेंट था किसका था, एयर इंडिया फ्लाइट का था, जिसका नंबर था 2379, जो कि फुकेट टू दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी और जिसमें 137 यात्री सवार थे और साथ ही साथ 8 क्रू मेंबर थे फ्लाइट में। नाउ हैज़ 2 ट्रैक्स। इसके अब 2 पहलू हैं इस इंसिडेंट के। द फर्स्ट कंसर्न, पहली चिंता ये है, इट्स रिक्लासिफिकेशन, कि इस घटना को दोबारा से रिक्लासिफिकेशन किया जाए, मतलब इसको दूसरे ग्रुप में, जो पहले से ही अलग अलग था, इसको फिर से रिक्लासीफाई, मतलब दूसरे श्रेणी में रखा जाए। वो कौन सा है? द इनिशियल इवेंट ऑफ टर्बुलेंस, कि पहले जो टर्बुलेंस का इशू था, टर्बुलेंस समझ रहे हो, जब फ्लाइट उड़ती है तो हवा का दबाव चेंज होता है जिसकी वजह से घड़घड़ाहट होती है, वाइब्रेशन होते हैं फ्लाइट में। इज नाउ अ सीरियस इंसिडेंट, मतलब पहले तो एक तरीके से ये जो टर्बुलेंस था वो सामान्य इंसिडेंट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन अब उसको सीरियस इंसिडेंट की श्रेणी में रख दिया गया है। आफ्टर इन फ्लाइट टेक्निकल इशूज, ये पहले इतना इंसिडेंट, मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन जो इन फ्लाइट जब उड़ान हो रही थी, जो टेक्निकल इशू आए हैं, अब उसको उसके बाद टर्बुलेंस को सबसे ज़्यादा सीरियस इंसिडेंट माना जा रहा है। And a significant deviation in aircraft altitude caused injuries to more than 20 पैसेंजर। अच्छा, इस टर्बुलेंस की वजह से जो एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ग्राउंड से, उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन देखने को मिला, बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो रही थी हाइट, और जिसकी वजह से जो 20 पैसेंजर थे वो इंजर्ड हो गए, और उसमें क्रू भी, क्या कहते हैं, जो क्रू मेंबर थे वो भी इंजर्ड हो गए। क्विकली ड्राइंग इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसी वजह से जो DGCA हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए इस घटना में। लेकर द सब्सिक्वेंट प्रोब बाय द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, कह रहा है कि इसके बाद जो जांच हुई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा, अलॉन्ग विद फ्रांस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, साथ ही साथ फ्रांस की एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी थी, उसने भी, वो भी इस जांच में शामिल थी, BEA जिसका नाम है, एंड टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एयरबस, और कुछ टेक्निकल लोग थे जो कि एयरबस से थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, शुड unravel the multiple anomalies that briefly overtook the Airbus A320M, कि इन सारी जांच एजेंसियों को जो मामला था उसको अनरेवल करना चाहिए, मतलब जो भी समस्या थी उसको सुलझाना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सी गड़बड़ियां हुई, एनोमलीज मतलब फॉल्ट्स हुए, इरेगुलरिटीज़ आई, जो कि इस एयरबस 329 की जो फ्लाइट थी उसने उसको अचानक से घेर लिया था, ओवरटुक मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था जब ये उड़ान उड़ रही थी। फॉल्ट वार्निंग्स अक्रॉस द हाइड्रोलिक सिस्टम्स, जो इंजन कह रहे हैं, कॉकपिट में फॉल्ट वार्निंग आने लगी, मतलब एक बटन होते हैं, बीप करने लगते हैं कि हाइड्रोलिक, हमारा जो सिस्टम था प्लेन का वो सही से काम नहीं कर रहा था। हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं, चाहे वो विंग की थोड़ा सा उसका शेप बदलना हो, ठीक है, ब्रेक भी होता है, स्पीड भी होती है, एल्टीट्यूड में भी ये क्या कहते हैं असर डालता है। एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल्स फॉल्ट्स, जो एलिवेटर उसमें कुछ स्विच होता होगा उस फ्लाइट कंट्रोल का, उसमें भी फॉल्ट दिखाने लगा। ऑटो पायलट डिस्कनेक्शन हो गया, जो प्लेन था वो ऑटो पायलट में कर देते हैं ना कभी कभी, तो वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। इमरजेंसी एग्जिट डोर इंडिकेशन, अच्छा वहाँ कॉकपिट में एग्जिट डोर का भी इंडिकेशन अचानक से आने लग गया। एंड इंजन एंटी आइस वार्निंग, जो इंजन में एंटी आई, जब आइस भर जाती है, मतलब इतनी ऊपर उड़ान हो रही होती ना, तो कभी कभी ठंडक की वजह से ब्लेडों में आइस आ जाता है या फिर पर में आइस आ जाता है, तो उसमें उसको पिघलाने के लिए एक एंटी आइस सिस्टम होता है प्लेन में, तो उसकी वार्निंग आने लगी कि वो सिस्टम खराब हो गया है। एयरबस इनिशियल डेटा इज सेट टू सपोर्ट द एविडेंस ऑफ टेक्निकल एरर्स, कह रहा है कि जो एयरबस का इनिशियल डेटा है वो कहा जा रहा है कि वो इस टेक्निकल एरर्स में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, कि मतलब बता रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर्स आई थी। हाउएवर, हालांकि इट इज़ द सेकेंड टैरक, दूसरा मतलब पहलू ये है, दैट हैज़ रिसीव्ड मच अटेंशन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अटेंशन गई, द रिजल्ट ऑफ द पायलट इन कमांड
पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, कि जो पायलट वो प्लेन उड़ा रहे थे, जब उनका जब फ्लाइट कंप्लीट हो गई तो उनकी स्क्रीनिंग हुई, उनकी जांच हुई, तो उनमें शायद साइको एक्टिव सब्सटेंसेस पाए गए, जो रिजल्ट आया, तो वो सबसे ज़्यादा अटेंशन वाली बात थी। द टाटा ग्रुप सिंगापुर एयरलाइंस जॉइंट वेंचर एयरलाइन हैज़ बीन प्रॉडेड मतलब एक तरीके से उनको मजबूर किया गया, इनटू कमेंस करना मतलब स्टार्ट करना, द इमीडिएट एंड मैंडेटरी स्क्रीनिंग ऑफ इट्स फ्लाइट डेक क्रू फॉर एनी सब्सटेंसेस ऑन अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। देखो एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया जो है वो किसके अंतर्गत आती है? टाटा ग्रुप सिंगापुर एयरलाइंस के अंदर आती है, ठीक है। किसका पायलट पकड़ा गया? ये साइको एक्टिव सब्सटेंसेस अगर मैं न्यूज़ के हिसाब से बताऊं तो उसको क्या बोलते हैं, जो लोग नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा पत्ती होती है ना, एक नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो उस तरीके का वो भांग कहते हैं या कुछ कहते हैं उसको, वो वाला नशा पकड़ा गया, ठीक है, जब स्क्रीनिंग हुई, न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसी वजह से अब टाटा ग्रुप या सिंगापुर एयरलाइंस के अंतर्गत आती है ये, तो अब इनको मजबूरन मतलब इनको एक तरीके से मजबूर किया गया कि ये स्टार्ट करें, कमेंस करें क्या, एक तुरंत और सबसे ज़्यादा नेसेसरी मैंडेटरी स्क्रीनिंग सिस्टम अपने फ्लाइट डेक क्रू के लिए, कि कहीं इन्होंने किसी तरीके का सब्सटेंस तो नहीं ले रखा है, या अनप्रिस्क्राइब्ड ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रखी है जो कि मना हो, ठीक है। तो इनको एक तरीके से ये अब स्क्रीनिंग करनी होगी अपने सारे जितनी भी फ्लाइट्स उड़ रही हैं फ्लाइट के बाद। बट द डीपली comforting discovery has exposed the weak line in crew screening। कह रहा है कि लेकिन सबसे ज़्यादा डिसकम्फर्ट मतलब असहज करने वाली वो बात सामने आई कि क्रू स्क्रीनिंग में भी एक कमजोरी पाई गई, वीक लिंक पाया गया। अब वो क्या था? द ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्री एंड पोस्ट फ्लाइट breathalyzer checks for alcohol than on testing for psychoactive substances। कि ज़्यादा एम्फेसिस किस में दिया जा रहा था? फ्लाइट से पहले, मतलब जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट होते हैं, उनका फ्लाइट से पहले चेकिंग होती है, और फिर फ्लाइट जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद चेकिंग होती है। तो और ये ब्रीथ एनालाइजर का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं अल्कोहल का कंटेंट पकड़ने के लिए, कि आपने अल्कोहल तो नहीं ली है, बजाय इसके कि साइको एक्टिव सब्सटेंस के लिए, मतलब साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की जांच ही नहीं होती है। तो ये कमजोरी सामने आई, विच फॉल्स अंडर द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 5 एयर सेफ्टी सीरीज एफ पार्ट 5। अच्छा, ये जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं इनकी मनाही कहाँ पे बताया गया है? ये जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 5 एयर सेफ्टी सीरीज एफ पार्ट 5 है, यहाँ पे बताया गया। मतलब इस रूल के तहत इसकी भी जांच होनी चाहिए थी, मगर स्क्रीनिंग में इसकी जांच होती नहीं थी। इनफैक्ट दरअसल द CAR सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स विच अप्लाइज टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑल्सो, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में भी अप्लाई होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कौन होते हैं? जो एयर ट्रैफिक टावर में बैठते हैं। ये क्या होता है भाई? इतनी सारी क्या कहते हैं प्लेन उड़ रहे हैं, तो उसको मैनेज कौन करेगा? कौन सी हाइट में कौन सा प्लेन होगा, कौन पहले लैंड करेगा, कौन पहले टेक ऑफ करेगा, तो ये जितने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये रूल इनके ऊपर भी लागू होता है। लीन्स मोर टूवर्ड्स रैंडम एंड पोस्ट फ्लाइट पोस्ट शिफ्टिंग डेटा। ये जो CAR है इसका भी ज़्यादा झुकाव रैंडम टेस्टिंग के ऊपर है, या फ्लाइट के बाद या शिफ्ट के बाद की टेस्टिंग के ऊपर है, विद ग्रेडेड डिसिप्लिनरी एक्शन। और इसमें क्या है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, है ना, लगातार पेनल्टी लगेगी। ग्रेडेड मतलब स्टेप वाइज होगी चीज़ें, कि एक एक सज़ा आपको मिलती जाएगी जो भी उसके रूल के अनुसार है। विद इंडियाज एयर कैरियर्स एक्सपेंडिंग ऑपरेशन, कह रहा है कि अब भारत में जितने भी एयर कैरियर्स हैं, हवाई जहाज हैं, उनका ऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है, मतलब हर दिन फ्लाइट की संख्या बढ़ती जा रही है। क्रू साइटिंग स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज। अच्छा, जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं, जो पायलट्स हैं, या फिर जो और भी सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, उनकी शिकायत ये है कि उनको स्ट्रेस रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि लगातार फ्लाइट बढ़ रही है, लगातार काम करना पड़ रहा है। एंड सेपरेटली, और इसके अलावा, द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस फॉर मेडिसिनल और रिक्रिएशनल यूज मतलब मजे के लिए, कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में या फिर उनकी पहुंच में हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं,
जो कि मेडिसिनल है, मतलब मेडिकल यूज़ के लिए होते हैं या फिर फन के लिए होते हैं। कोई भी मान लो ड्रग है ऐसा जो लोग लेते हैं ना, हीरोइन हो गया, कोकेन हो गया, इस तरीके के ड्रग्स जो कि मनाही है। The regulator must ensure stringent psychoactive substance टेस्टिंग। तो कह रहा है कि जो रेगुलेटर है, मतलब जो रूल्स बनाते हैं, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिजेंट मतलब स्ट्रिक्ट साइको एक्टिव सब्सटेंस की टेस्टिंग हो, एंड ऑपरेशनल कंप्लायंस, और रूल को सही तरीके से फॉलो किया जाए। द DGCA's मेडिकल सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2021 कह रहा है कि DGCA का एक रूल है जो कि मेडिकल सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2021 के अंतर्गत दिया हुआ है, ऑन ओवर द काउंटर ड्रग, जो कि है कि जो ड्रग्स आपको काउंटर में मिल जाती, किसी भी शॉप में मिल जाती हैं, या फिर सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप कोई दवाई ले लेना, जैसे हम लोग करते हैं, अरे बुखार आ गया चलो पैरासीटामोल ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, है ना। हाईलाइट्स वो ये दर्शाता है कि जो पायलट हैं उनकी कॉग्निटिव मतलब कि जो सोचने की, जो मेंटल थिंकिंग स्किल है, और साइकोमोटर स्किल मतलब जो ब्रेन और बॉडी में मूवमेंट का कंट्रोल होता है ना, कि आपने तुरंत सोचा और तुरंत कोई ना कोई डिसीजन ले लिया। मान लो बॉल आपकी तरफ आ रही है, तो पहले कि आपका ब्रेन जज करेगा कि किस स्पीड से आ रही है, किस पोजीशन में आ रही है, फिर आपके हाथ वहां पे जाएंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन, इसको बोलते हैं साइकोमोटर स्किल, उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, उसमें देरी आने लग जाती है, उसमें कमजोरी आने लग जाती है। ड्राइंग ऑन द मैंगलुरु 2010 कह रहा है कि जो पास्ट का इंसिडेंट है उसको ड्राइंग ऑन मतलब पास्ट के इंसिडेंट को रेफर करते हुए, उसको एग्जाम्पल की तरह लेते हुए, कि एक मैंगलुरु 2010 में एक हादसा हुआ था, और एक कोझिकोड 2020 में एक फैटल एयर एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानलेवा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। तो इसी वजह से वहां पर भी ये हुआ था। शायद कोझिकोड में 2020 में क्या हुआ था कि जो पायलट था ना, देखो ये पैसेज का नहीं है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ लाइन से तो इस इंफॉर्मेशन को यूज मत करना। तो उसका पायलट ये था कि उसको डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ होने की वजह से जो उसको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थी वो ना लेकर वो कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा था, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब शुगर बढ़ती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिएक्शन होता है, देखो नॉर्मल डेज में पता नहीं चलेगा, मगर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम होता है तो वहाँ पे समझ में आता है। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मान लो वहाँ पे जो आपकी क्विक थिंकिंग चाहिए ना, तो वो वहाँ पे अफेक्ट करेगी जब आप प्रेशर में होगे। तो यहाँ पे यही एक्सीडेंट हुआ था। फर्दर उसके अलावा डॉक्यूमेंटेड केसेस फ्रॉम द वेस्ट रिवील दैट इवन स्मॉल लेवल्स ऑफ इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट क्रू जजमेंट। कह रहा है कि कुछ ऐसे केसेस जो डॉक्यूमेंटेड हैं पहले से ही, वेस्ट मतलब यूरोप से जो सामने आया है, उसमें यह बताया गया है कि अगर थोड़ा सा भी समस्या है कोऑर्डिनेशन में, इम्पेयरमेंट में, तो वो क्रू के जजमेंट के डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है, उनके रिएक्शन टाइम को प्रभावित कर सकती है, उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को खराब कर सकती है, और उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को खराब कर सकती है। द क्रिटिकल स्किल्स नीडेड इन द फ्लाइट डेक, कह रहा है कि ये जो स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लाइट क्रू में कॉकपिट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो इन सारी स्किल्स को प्रभावित कर सकती हैं। Ensuring that fit crew are behind the control is an aviation industry bedrock। bedrock का मतलब होता है फाउंडेशन, कि ये इंश्योर करना कि जो फ्लाइट उड़ा रहे हैं वो एकदम फिट हो, ये एविएशन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। मतलब उनको ये सुनिश्चित करना ही चाहिए कि जो भी क्रू नंबर बैठे हो वो एकदम फिट हो, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, दोनों ही तरीके से। एंड एवरी इंडियन ऑपरेटर्स, और जितने लोग भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे जो यहाँ पे उड़ाने भर रहे हैं, लार्ज हो या फिर ग्रोइंग हो, मतलब ये जैसे एयर इंडिया किसके अंदर आता है, विस्तारा के अंदर आता है ना, ये हो गया, रिलायंस की कुछ हो गई, जितनी भी इंडस्ट्री, तो उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए, मस्ट अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, मतलब हर चीज़ में एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखें, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो चेकिंग हो, है ना, चाहे वो किसी भी तरीके का जो चीज़ भी सेफ्टी या रेगुलेशन से रिलेटेड हो, फ्लाइट्स की या फ्लाइट के क्रू मेंबर्स की या फिर पैसेंजर्स की, इनको सबको हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। दिस वॉज अ लकी स्केप, कह रहा है कि ये तो भाग्य की बात है कि इस बार कोई घटना नहीं हुई।
बट लक कैन नॉट बी अलाउड टू बिकम अ सेफ्टी स्ट्रेटजी। कह रहा है कि हम लक को अपनी सेफ्टी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हैं, मतलब हमको कोई ना कोई प्रोएक्टिव डिसीजन लेने होंगे, ऐसे टफ स्ट्रेजेंट एक्शन लेने होंगे जो कि टेस्टिंग भी अच्छी हो, क्रू मेंबर्स को भी ध्यान रखा जाए, जो प्लेन उड़ा रहे हैं वो फिट है कि नहीं, हर तरीके की हमें जांच करनी होगी। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। तो प्राइमरी पर्पस क्या था पैसेज का, अब तुम खुद सोचो। हम लोगों ने ज़्यादातर बात क्या करी है, ऑप्शन मत देखो, बात क्या करी है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे यहाँ जो जांच की प्रक्रिया है, जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, हर लेवल पर, चाहे वो शून्य हो या फिर सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हो, उसको हमें ठीक करना है। कहीं ना कहीं यही आ रहा है ना, आपके शब्द अलग हो सकते हैं, मेरे शब्द अलग हैं। टू एग्जामिन द टेक्निकल एनोमलीज कंट्रीब्यूटिंग टू रीसेंट एविएशन सेफ्टी। क्या सिर्फ उन टेक्निकल समस्याओं को एग्जामिन करना जो इस रीसेंट एविएशन इंसिडेंट से रिलेटेड था, क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। टू एडवोकेट फॉर अ सिस्टमिक शिफ्ट टूवर्ड रिगरस सब्सटेंस टेस्टिंग फॉर ऑल क्रूज, कि एक तरीके से इस बात का सपोर्ट करना कि हमें बहुत ज़्यादा कड़ी टेस्टिंग करनी चाहिए सब्सटेंसेस की हर क्रूज में। तो ये एकदम सही है, यही मीनिंग आया है। टू एवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ करंट इंटरनेशनल, अब देखो करंट इंटरनेशनल प्रोब, हमें क्या मतलब करंट इंटरनेशनल जांच की कि वो कितनी ज़्यादा बढ़िया है, कितनी ज़्यादा उनकी एफिकेसी है, मतलब कितनी ज़्यादा प्रभावित है। इनटू मेजर फ्लाइट ट्रिक्स, तो ये नहीं होगा। टू हाईलाइट द को रिलेशन बिटवीन रैपिड इंडस्ट्री ग्रोथ एंड स्केलेटिंग। अब देखो, अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये ऑप्शन कट जाएगा। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो गई है, बढ़ते हुए स्ट्रेस की बात हो गई है, खत्म। तो कुछ की वर्ड्स होते हैं, उनको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं है, तो बी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटेड एज अ चैलेंज ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री और इट्स रेगुलेटर। कौन से ऐसे, मतलब इन सारे सेंटेंस में ऐसा कौन सा है जो चैलेंज के हिसाब से नहीं बताया गया है पैसेज में। द यूजेज ऑफ अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एड्स बाय द फ्लाइट डेक, बिल्कुल बताया गया है ये। द साइकोलॉजिकल स्ट्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपेंडिंग एयर ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एयर फ्लाइट्स बढ़ रही हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल स्ट्रेन पैदा हो रहा है, तो बिल्कुल बात सही है, बताया गया ये। द रेगुलेटरी फोकस ऑन अल्कोहल चेक्स ओवर केमिकल स्क्रीन, बिल्कुल बात सही है कि जो रेगुलेटरी फोकस है वो कहाँ पर ज़्यादा है, अल्कोहल चेक्स में है, अल्कोहल की ज़्यादा बात कर रहे हैं और किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। द अनअवेबिलिटी ऑफ सर्टेन फ्लाइट डेटा फ्रॉम एयरबस इंजन, अब देखो ये कहीं नहीं बताया गया कि डेटा ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहीं बताया गया, नहीं बताया गया, तो यही हमारा आंसर है। विच इन्फ्रेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पैसेज के हिसाब से एकदम सही है। करेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कैन नॉट मैनेज रिस्क फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक इम्पेयरमेंट, बिल्कुल सही है। जो हमारे आज के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो नॉन अल्कोहलिक इम्पेयरमेंट, मतलब जो हमारे दिमाग की जो कोऑर्डिनेशन में कमी आती है उन सब्सटेंसेस की वजह से जो कि अल्कोहल नहीं है, हमारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ए, टेक्निकल फॉल्ट्स इन एयरबस सिस्टम आर द प्राइमरी रीजन पायलट्स यूज ड्रग्स, नहीं। द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स मैंडेट डेली ड्रग टेस्ट फॉर ऑल क्रूज, नहीं। इंटरनेशनल अथॉरिटीज प्रायोरिटाइज टेक्निकल फॉल्ट्स ओवर हेल्थ ऑफ क्रू, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर। इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज द फ्रेज टू ट्रैक्स का क्या मतलब था। द क्लैश बिटवीन द डोमेस्टिक सेफ्टी बॉडी एंड द इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जो क्लैश हो गया, मतलब तरीके से लड़ाई हो गई डोमेस्टिक सेफ्टी बॉडी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के बीच में, नहीं। द डुअल फोकस ऑन द एयरक्राफ्ट हार्डवेयर एंड द पायलट्स, हाँ दो पहलू, मतलब दो तरीके का फोकस था। एक तो क्या था कि एयरक्राफ्ट के हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम हो, दूसरी समस्या क्या निकली थी कि भाई पायलट ने सब्सटेंस ले रखे थे, कुछ ड्रग्स ले रखे थे, उसके ऊपर ही फोकस था, तो बी हमारा करेक्ट आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड एनोमलीज एज यूज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, एनोमलीज का क्या मतलब बताओ, इरेगुलरिटीज, जो समस्याएं हैं। द डाइवर्स एरे ऑफ मैकेनिकल फेलियर्स डिटेक्टेड इन द फ्लाइट हार्डवेयर, बहुत अलग अलग तरीके के मैकेनिकल फेलियर देखने को मिले थे। हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया था, एग्जिट वाला सिस्टम खराब हो गया था, पता नहीं कितने जो उन्होंने पढ़े थे किस तरीके के फेलियर्स हो गए थे, यही एनोमलीज थी। द सडन शिफ्ट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं। द कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा रिपोर्ट्स, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स के डेटा आ रहे थे, नहीं, जो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, नहीं। द बिहेवियरल चेंजेस इन पायलट कॉज बाई अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकल, नहीं। एनोमलीज तो ये बहुत सारी समस्याएं क्या थी, ये जो मैकेनिकल फेलियर थे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है।
वी ऑफन हैव द क्वेश्चन अबाउट हाउ पाप एंड पुण्य आर डिफाइंड। कह रहा है कि हम हमेशा ये सवाल करते रहते हैं कि किस तरीके से पाप और पुण्य को डिफाइन किया जाता है, मतलब पाप और पुण्य आखिरकार है क्या। वी डू समथिंग अकॉर्डिंग टू धर्म, हम जब भी कुछ धर्म के अनुसार करते हैं। एंड वी हैव येट अनदर क्वेश्चन, और हमारे पास एक और क्वेश्चन होता है, हु गिव अस द रिजल्ट फॉर वॉट वी हैव डन, कि हमको इन धर्म का जो भी हम काम करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो कौन देता है। द लॉ ऑफ द लैंड प्रोस्क्राइब्स समथिंग। कह रहा है कि इस लैंड में कुछ ऐसे कानून हैं जो कि हमको मना करते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए। एंड पनिशमेंट इन सर्टन व्हेन दीज लॉज आर वायलेटेड, और जो पनिशमेंट है वो लगभग लगभग तय होती है जब आप उन लॉज को वायलेट करते हो, उसका उल्लंघन करते हो। लाइकवाइज सिमिलरली द सुप्रीम वन हैज लेड डाउन रूल्स फॉर अस, कि जो ईश्वर है उसने हमारे लिए कुछ रूल्स बना रखे। एंड ही इज वॉचिंग अस, और वो हमको देख रहा है। सेट प्रवा वस्तु वर्धन वरा दर्जन इन अ डिस्कोर्स, मतलब ये जो कोई है इन्होंने अपने भाषण में ऐसा कहा। वी डू अ लॉट ऑफ गुड एंड बैड थिंग, हम बहुत सी अच्छे और ख़राब चीज़ें करते हैं। इवन इफ वी रिमेंबर द गुड दैट वी हैव डन वी कन्वीनियंटली फॉरगेट द बैड वी हैव डन। कह रहा है कि जबकि हम अपनी अच्छाइयों को तो याद रखते हैं कि हमने अच्छा क्या किया, लेकिन जो हमने गलत किया होता है हम उसको बहुत आसानी से भूल जाते हैं। बट लॉर्ड नारायण कीप्स ट्रैक ऑफ आवर एक्शन, लेकिन ईश्वर जो नारायण है वो हमारे सभी कर्मों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। एंड रिवॉर्ड्स और पनिशेस अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से हमको फल देते हैं या पनिश करते हैं। वॉट प्लीजेज हिम इज पुण्य, जो भी उनको हमारे एक्शन खुश करते हैं वो पुण्य कहा जाता है इनको। एंड वॉट डिसप्लीजेज हिम इज पाप, और जो क्या कहते हैं खराब हमारे कर्म होते हैं जिससे वो उतना खुश नहीं होते हैं उसको पाप बोलते हैं। वॉट वन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ डैश ऑन वंस पास्ट कर्म, कह रहा है कि जो भी हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे पिछले कर्मों की ही एक तरीके से फल होता है। दिस कार्मिक रिजल्ट इज सीन इवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जो कर्म का रिजल्ट होता है वो हमारे बर्थ के समय में भी दिखता है। विच फैमिली वी आर बॉर्न इनटू, हम किस फैमिली में जन्म लिया है हमने। वेदर अ बेबी इज हेल्दी और नॉट एट बर्थ, जो कहते हैं जो बेबी है वो हेल्दी है या नहीं है ये भी कर्म के अनुसार ही तय होता है। ऑल दीज डिपेंड ऑन कर्म, हर चीज कर्म के हिसाब से होती है। द लॉर्ड सेज इन द भगवद गीता दैट ही गिव्स अस द रिजल्ट फॉर आवर एक्शन, ईश्वर ने कहा है भगवद गीता में कि वो हमको जो रिजल्ट है वो हमारे एक्शंस के ही हिसाब से मिलता है। एंड येट ही इज़ नॉट द डूअर, और लेकिन उसके बावजूद भी वो करता नहीं, मतलब ईश्वर कुछ नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे एक्शंस हैं वो उसका रिजल्ट हम खुद तय कर रहे हैं। मान के चलो कि तुम इतना ऊपर ना जाओ, ठीक है, आज तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट तय है कि रिजल्ट क्या होने वाला है ना। और अगर तुम मतलब किसी का मान लो कुछ ऐसा इलीगल काम करते हो तब भी रिजल्ट तय है कि क्या होने वाला है। तो जो हम एक्शंस ले रहे हैं उसके रिजल्ट हम खुद तय कर रहे हैं। दिस सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, तो कह रहा है कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, मतलब बात एकदम कंसिस्टेंट नहीं है। बट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू एन एग्जाम्पल, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इमेजिन अ ग्रुप ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, एक इमेजिन करो कि कुछ लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। द बॉल इज हिट इन टू एन अनकेयर्ड फॉर गार्डन विद अ मैंगो ट्री, कह रहा है कि एक लड़के ने मतलब बॉल को हिट कर दिया एक गार्डन में जो कि जिसकी ज़्यादा केयर नहीं होती है, जहाँ पे मैंगो ट्री लगे हुए हैं। आप बॉय इज सेंट टू फेच द बॉल, एक लड़के को भेजा गया वहाँ से बॉल लेने के लिए। ही नोटिसेस अ मैंगो विद इन द रीच, उसने उसको एक मैंगो दिखाई दिया। एंड ही प्लग्स इट, और उसने तोड़ लिया। दिस सिचुएशन इज गॉड डूइंग, कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो ईश्वर ला रहा है आपके सामने। द बॉय मस्ट हैव डन सम स्मॉल गुड थिंग डैश अ प्रीवियस बर्थ, कह रहा है कि उस लड़के ने कुछ अपने प्रीवियस बर्थ में कुछ अच्छा ही किया होगा तभी उसके सामने आम आ गया है। फॉर विच अ स्मॉल रिवॉर्ड इज नाउ बिफोर हिम, और जिसके लिए वही उसके पास एक रिवॉर्ड आ गया। बट हाउ ही एक्ट्स अपॉन प्लकिंग द मैंगो इज समथिंग ही डिसाइड, लेकिन अब वो क्या करेगा जब उसने मैंगो को तोड़ लिया है, अब वो उसके पास है, मतलब अब वो क्या करने वाला है ये डिसीजन उसका है। गॉड डजंट स्टेप इन हियर, गॉड यहाँ पे किसी तरीके का, ईश्वर यहाँ पे किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इफ द बॉय शेयर्स इट विद हिज फ्रेंड, अगर वो लड़का उस आम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, ही डैश ऑफ फर्दर मेरिट, तो उसको एक और मेरिट, एक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब एक अच्छा काम उसने कर दी. इफ ही क्रूअली एम्स इट एट अ कैट और डॉग विच इज नियर बाई, ही इज विलफुली डूइंग रॉन्ग. और अगर उसने वही आम जो है कैट और डॉग को मारने के लिए फेंका, तो वो एक तरीके से गलत कर रहा है. एंड विल बी पनिश्ड फॉर इट, और उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी. सो गॉड क्रिएट सिचुएशन फॉर अस, तो कह रहा है कि इसीलिए जो ईश्वर है वो हमारे लिए परिस्थितियों को बनाते हैं. वेयर वी कैन रीप द फ्रूट्स ऑफ आर पास्ट एक्शन, जहां पे हम अपने अच्छे कर्मों के जो फल हैं उसको पा सकते हैं. बट ही डजंट इंटरफियर इन आर डिसीजन मेकिंग, लेकिन हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं वो ईश्वर कभी भी इंटरफियर नहीं करता उसमें. द वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब जो कंसिस्टेंट ना हो तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है. आइडेंटिकल मतलब सिमिलर. हारमोनियस मतलब पीसफुल, तो ये भी नहीं होगा, है ना. सपोर्टिव नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर. एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब मतलब किसी चीज के लिए मना करना, है ना. प्रोस्क्राइब समथिंग, कुछ चीजें हैं जो मना की गई हैं. फॉरबिड्स तो सिनोनिम हो गया. परमिट्स एंटोनिम हो गया. आउटलॉज मतलब किसी को इलीगल बनाना. प्रोहिबिट भी मना करना हो गया, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है. वॉट वन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ डैश ऑन वन पास्ट कर्म, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास्ट कर्मों के ऊपर. एक्सपीरियंसेस क्या हो गया भाई, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो डिपेंड, ठीक है. यहाँ पे डिपेंड नहीं होगा, डिपेंडिंग, डिपेंडेंट नहीं होगा. ई करेक्ट आंसर. गॉड डजंट स्टेप इन हेयर इफ द बॉय शेयर्स इट विद हिज फ्रेंड्स, ही डैश अ फर्दर मैरिड. अब देखो ये इफ वाला क्लॉज है कि इफ लगा हुआ है. अब बताओ सेकंड में क्लॉज में क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए ना. तो ही लगा हुआ है, उस हिसाब से वर्ब आनी चाहिए, तो ही अर्न्स होगा. अर्न होगा नहीं, अर्निंग अर्न. वैसे भी ऑप्शन बहुत ईजी है, तो सी करेक्ट दिख रहा है. द सिचुएशन इज गॉड्स डूइंग, द बॉय मस्ट हैव डन स्मॉल गुड थिंग अ प्रीवियस बर्थ, उसने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा. ऑन टू उसके ऊपर किया होगा प्रीवियस. अक्रॉस अपॉन इन अ प्रीवियस बर्थ, अपने प्रीवियस बर्थ में. इन यहाँ पे प्रीपोजिशन सही बैठेगी उस वजह से कि उसने जो भी अच्छा काम किया था उसका उसको फल मिल रहा. ये हमारा पैराजम्बल है. S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, ठीक है. ये ऑप्शन दिए हुए एक बार खुद से करो, ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वेल नोन गुजराती प्रोवर्ब, फॉरगिवनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. मतलब आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, गुजराती प्रोवर्ब है ये, कि जो माफ़ करना है वो लगभग ईश्वर के जैसा ही है. S6 भी देख लेते हैं. ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन दे डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस. कह रहा है कि ये तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको माफ़ी नहीं मिल सकती. एंड इंस्पायर्ड बाय द सेम मैग्नानिमस स्पिरिट आई एम ऑल्सो फॉरगिविंग सर्टेन पीपल विद इमीडिएट इफेक्ट. और कह रहा है कि जो इतना उदारता दिखाई गई है ना, तो मैं भी बहुत लोगों को माफ़ कर रहा हूँ तुरंत ही. अब देखते हैं क्या मतलब है इसका. काम करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं. पहले ए चेक कर लेते हैं, डी, फिर बी, फिर सी. अलग अलग हैं तो एक एक करके चेक करना होगा, ठीक है. अदरवाइज क्यों कन्फ्यूजन करना. पहले चेक करते हैं. बट डिड यू नो फॉरगिविंग पीपल कैन ऑल्सो बी फन, आई डिडंट. तो कह रहा है कि क्या आपको पता था कि माफ़ करना भी लोगों को एक तरीके का फ़न हो सकता है. मुझे तो नहीं पता था, ठीक है. अब इससे स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं. डी को भी चेक कर लेते हैं. डी कहाँ हो गया. नॉट अंटिल आई सॉ द वायरल रील ऑफ आर सुप्रीम लीडर फॉरगिविंग थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस इन वन गो. अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम में माफ़ी वाला जो रील डाला था. अगर कुछ ऐसा इंस्टेंट तुरंत दिमाग में आया करे तो कनेक्ट कर लिया करो, उससे आसानी होती है ना. मतलब देखो 4 सेंटेंस में तुम्हें पूरी कहानी तो पता चलेगी नहीं, मगर जब तुम्हें कोई चीज़ रियल इंसिडेंट याद आ जाएगा पढ़ते हुए तो तुम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे तब तक नहीं पता था जब तक हमारे सुप्रीम लीडर ने वो वायरल वीडियो अपलोड नहीं करी माफ़ी की. तो नहीं लग रहा है कि एडी जो है वो साथ में तो आना चाहिए. अब ये नहीं पता कि ए पहला होगा, तो अब एडी का जरा पेयर देखते हैं. वो तो यहीं पे है, सिर्फ यहाँ पे है नहीं है. देखो डी ए हो गया. अब ये दिमाग लगाओ ना कि यहाँ पे डी कहे पहले करोगे कि ए करोगे, तो ये अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ये देखो यहाँ पर भी डी ए है. अब यहाँ पे ए डी है.
अब ये आसानी हो गई कि ए और डी पे जरा चेक कर लेते हैं, एक बार सी को चेक कर लेते हैं, पहला सेंटेंस होगा कि नहीं S1 के बाद। थाउजेंड्स ऑफ देम दोज वर नॉट ऑर्डिनरी पीपल दे वर जेंजी। अब कितना अजीब लग रहा है, तुम ये सोचो सी वाला कि यहाँ पे अभी प्रोवर्ब की बात कर रहे थे हम लोग, अच्छा अब जेंजी वाली बात आई तो थोड़ा सा कनेक्ट करो जो अभी हुआ दिल्ली में, है ना। तो अचानक से कह देंगे बहुत से लोग ऐसे थे जो कि ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, वो जेंजी थे। मतलब S1 के बाद सी रख सकते हो किसी भी हालात में, नहीं रख सकते हो, ये भी ऑप्शन चला गया। फिर तो बचा क्या, ए बचा, ए डी सी बी। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ए में कह रहा है बट डिड यू नो फॉरगिविंग पीपल कैन ऑल्सो बी अ फन, आई डिडेंट। सी में कह रहा है तब मुझे तब तक नहीं पता था जब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जब सुप्रीम लीडर ने हमारे जो वायरल लीन नहीं देख ली मैंने, जिसमें उन्होंने सबको एक ही बार में सबको माफ़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ देम में उसमें कौन कौन थे, वो ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, वो जेंजी थे। ठीक है, नॉट जस्ट एनी जेंजी, वो कोई ऐसे वैसे जेंजी नहीं थे, वो स्टूडेंट्स वाले थे। डिस्पाइट बीइंग थ्रैश्ड बाय पुलिस, जबकि उनकी पुलिस की, मतलब पुलिस ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया। हैड रिफ्यूज टू अपोलोजाइज फॉर द बीटिंग्स एंड पैलेट इंजरीज दे हैड रिसीव्ड फ्री ऑफ चार्ज। एक तरीके से थोड़ा सा मजाक टाइप का उड़ा रहा है कि स्टूडेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया माफ़ी मांगने से जो उनको उनके ऊपर बीती है, चाहे वो लाठी चार्ज हुआ हो या पैलेट से उनके ऊपर जो इंजरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए डी सी भी हमारा पहला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।